अस्सलाम वालेकुम। एक क्यूरी बच्चों की आ रही थी कि हमें CSS 2026 के पेपर जो है वो बड़ा मुश्किल पेपर था, तो उसकी ज़रा डिकोडिंग की प्रैक्टिस करवा दें। तो हमने आज कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। चंद एक क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके ज़रा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ताकि एज प्रैक्टिस फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो आप खुद उनको डिकोड करेंगे और फिर हमारे साथ शेयर करेंगे कि आपने क्या डिकोडिंग किया। पहला क्वेश्चन इस साल का, दैट वाज एन अमेजिंग क्वेश्चन। ये देखें, इन्वर्टेड कोमास में उसने एक स्टेटमेंट दी हुई है और उसके बाद उसने आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले तो मैं समझाता हूँ कि क्वेश्चन स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। द एग्जामिनर सेज पाकिस्तान स्टैंड्स एट अ decisive turning point where climate shocks, rapid population growth, governance gaps, non-traditional security threats, and intense fiscal stress are converging to heighten national vulnerability. Inverted commas में एग्जामिनर ने आपको दी है एक सिचुएशन। नाउ अब उस सिचुएशन पे सवाल आने लगा। Critically evaluate the above statement and propose policy measures for building a stable, secure and disaster resilient Pakistan. ठीक है। प्रॉब्लम्स कितने आइडेंटिफाई किए उसने? क्लाइमेट शॉक्स 1, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ 2, गवर्नेंस गैप्स 3, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स 4, एंड इंटेंस फिस्कल स्ट्रेस 5। और इन 5 को उसने कहा कि ये पांचों पाकिस्तान की नेशनल वल्नरेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। ये 5 मसाइल उसने कहा कि बताओ, क्रिटिकली एनालाइज करो इस स्टेटमेंट को। तो आपने सबसे पहले बताना है कि हाँ जी, बताएं कि ये 5 मसाइल पाकिस्तान की नेशनल वल्नरेबिलिटीज को कैसे बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट मेन हेडिंग तो होगी आपकी ये कि आपने उसकी 5 सब हेडिंग्स में इन 5 का बताना है कि ये कैसे ईच प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए नेशनल वल्नरेबिलिटीज कॉज कर रहा है। दूसरा आपने बताना है कि प्रपोज पॉलिसी मेजर्स फॉर बिल्डिंग स्टेबल, सिक्योर एंड डिजास्टर रेजिलिएंट पाकिस्तान। अब आपने बताने हैं पॉलिसी मेजर्स देने हैं कि पाकिस्तान एक स्टेबल, सिक्योर एंड डिजास्टर रेजिलिएंट पाकिस्तान कैसे बन सकता है। बच्चों ने यहाँ इस पार्ट में मिस्टेक की हुई है कि जब वो इधर गए ना तो वो एक और डायरेक्शन में निकल गए कि पाकिस्तान को स्टेबल कैसे करें, सिक्योर कैसे करें, डिजास्टर रेजिलिएंट कैसे करें। भाई नहीं, ऐसे नहीं करना। पाकिस्तान को स्टेबल करना है, सिक्योर करना है, डिजास्टर रेजिलिएंट करना है बाय रिजॉल्विंग दीज 5 इश्यूज। जो पॉलिसी मेजर्स देने हैं ना, वो ऊपर वाले 5 मसाइल को हल करते हुए देने हैं, ये अलग अलग नहीं देने। इसका मतलब अब सवाल का आपका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पे आपका आएगा कि द पोली क्राइसिस सिचुएशन, पोली क्राइसिस कहते हैं मल्टीपल क्राइसिस एट अ सेम टाइम आ रहे हो। हाइटनिंग द नेशनल वल्नरेबिलिटीज ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगा। तो पोली क्राइसिस मुराद ये वाले 5 क्राइसिस हैं। तो फिर 2.1 से लेके 2.5 तक आपके 5 सब हेडिंग्स आएंगे। ईच सब हेडिंग में आप एक एक आर्ग्यूमेंट बनाते जाएंगे। क्लाइमेट शॉक्स कैसे पाकिस्तान को ख़राब कर रहे हैं, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे ख़राब कर रहा है, गवर्नेंस गैप्स कैसे ख़राब कर रहे हैं। तो 5 ही आ गए। उसके बाद उसने क्या बोला, पॉलिसी मेजर्स दें वगैरह 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 दिस। तो फिर आ जाएगा 3 पॉलिसी मेजर्स वाली पूरी हेडिंग, पॉलिसी मेजर्स फॉर बिल्डिंग अ स्टेबल, सिक्योर एंड डिजास्टर रेजिलिएंट पाकिस्तान, पूरा मेन हेडिंग वो। उसके नीचे 3.1। आपने यही 5 इश्यूज यहाँ पे रिजॉल्व कर देने हैं 3.2, 3.3। तो इस तरीके से टोन ये रखना है कि ये 5 इश्यूज ऐसे जब रिजॉल्व होंगे तो पाकिस्तान स्टेबल होगा, सिक्योर होगा, डिजास्टर रेजिलिएंट होगा। ये बहुत लंबा सवाल था, बड़ा मुश्किल होगा इस सवाल को 35 मिनट्स के कुज्जे में बंद करना, लेकिन जाहिर बात है करना तो है।
तो ये आपने इस तरीके से इस सवाल की डिकोडिंग करनी थी. सो दैट्स अ डिफिकल्ट डिकोडिंग, राइट. दूसरा सवाल बड़ा मज़े का सवाल है कि पाकिस्तान COP, the annual climate negotiation conference of the parties of the UNFCCC is organized every year since 1995. या आप लेक्चर्स में क्लाइमेट चेंज पे मेरे साथ पढ़ चुके हैं. What are the significant achievements of COPs in general? उसने बताया कि COPs 1995 से हो रही हैं, तो ये सिर्फ उसने एक जनरल कमेंट किया हुआ, इस पर कोई अटेम्प्ट नहीं करना. आपने बताना नहीं है कि UNFCCC क्या है, क्यों बना, COPs क्यों हो रही है 1995 से, ज़रूरत नहीं है. उसका सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है. COPs की जनरल अचीवमेंट्स क्या हैं और COP 30 की पर्टिकुलर अचीवमेंट्स क्या हैं. सो आप बड़ा आसान सा सवाल है, इंट्रोडक्शन. उसके बाद आप बता दें, अगर आप कोई चार्ट डायग्राम बना के आप ओवरऑल इसका एवोल्यूशन देना चाहते हैं कि कैसे कैसे ये 1995 से ये क्या हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक छोटी सी डायग्राम बना के आप देना चाहते हैं इस सिचुएशन पे, तो ठीक है. अदरवाइज ये भी ऑप्शनल है. थर्ड, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑफ COPs क्या है, तो बताएं कि सबसे बड़ी इसमें उसकी आ जाएंगी नीचे 3.1 से 3.4 तक चले जाएं कि इसने इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो हर साल मल्टीलैटरल फोरम्स पे वो इकट्ठा करते हैं और कंसेंसस बिल्ड करवाते हैं. इसने क्लाइमेट चेंज का जो है ना वो नॉलेज बहुत ज़्यादा जनरेट किया है. इसने क्लाइमेट चेंज का फंड बहुत ज़्यादा जनरेट किया है. COPs ने दुनिया को टारगेट्स दिए हैं, एमिशन रिडक्शन टारगेट्स दिए हैं, एमिशन रिडक्शन के पैटर्न्स दिए हैं, टेक्निक्स दी हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM दिया था, कार्बन क्रेडिट सिस्टम दिया, वगैरह वगैरह. इस तरह की सारी चीज़ें आप इसमें लेके आएंगे. लॉस एंड डैमेज फंड दिया COP 27 में 2022 में. कोपेनहेगन अकॉर्ड में इन्होंने प्लेज किया कि हम एनुअली $100 बिलियन फॉर डेवलपिंग वर्ल्ड क्रिएट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे हर साल. तो ये सारी इसकी जर्नल आएंगी. फिर इसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको परसू करने के लिए आपको याद होगा हमने लेक्चर्स में प्रिंसिपल्स पढ़े थे. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पढ़ा था, पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल पढ़ा था, CBDR पढ़ा था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो वो सारे प्रिंसिपल्स दुनिया को दिए, तो वो सारे आपने इधर मेंशन कर देने 3 से 4 लेक्चर्स में, 3 से 4 पॉइंट्स के अंदर. फिर आ जाएगा 4 पॉइंट के COP 30 की ओवरऑल क्या अचीवमेंट्स हैं. तो COP 30 की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी 1.5 ट्रिलियन का टारगेट, कि हमने 2035 तक जो है ना वो 1.35 ट्रिलियन डॉलर्स की क्लाइमेट फाइनेंस जो है ना वो जनरेट करनी है. तो ये COP 35 का था. ये इसको कहते हैं बाकू टू बेलम रोड. ये बाकू में इन्होंने इस पे निगोशिएशंस फेल हो गई थी, तो फिर बाकू से बेलम, बाकू में COP 29 हुई थी, बेलम में लास्ट ईयर ब्राज़ील में COP 30 हुई थी. बाकू टू बेलम रोड, तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का इन्होंने टारगेट सेट किया कि 2035 तक एनुअल इतना प्रोड्यूस करना है. उसके अलावा वॉलंटरी कट्स हैं ऑयल प्रोडक्शंस को लेके, एनर्जी प्रोडक्शन जो फॉसल फ्यूल बेस्ड है उसको लेके, बट अगेन वो वॉलंटरी है. तो इस तरह की इन्होंने चीज़ें थी COP 30 में. फिर इसी तरीके से अडाप्टेशन प्लान को स्पीड अप करना है. तो ये सारे पॉइंट्स इन्होंने ऐड अप किए हैं इसमें COP 30 के अंदर. सो सबसे मेन चीज़ जो थी वो 1.5T का जो टारगेट है वो था. सो दिस इज़ हाउ आप, ये आसान सवाल था, इसको आपने देखा. ये एक और बहुत मज़े का सवाल था. क्रिटिकली अप्रेज द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेलेवेंट एग्जांपल्स, और ड्रॉ कीजिए पाकिस्तान के लिए एक लेसन्स और पाकिस्तान के लिए सॉल्यूशन. अब वो क्रिटिकली एनालाइज करने को नहीं बोल रहा, क्रिटिकली अप्रेज करने को बोल रहा है. वो कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज दो डिज़ायरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी.
एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है रिसोर्स कर्स, पढ़िएगा इसे, कि समटाइम्स ऐसी स्टेट्स भी हैं जिनके पास रिसोर्स होता है और वो रिसोर्स उनके लिए तरक्की का सामान बनने की बजाय कर्स का सामान बन जाता है, तमाशा का, केओस का, लड़ाई का, कॉन्फ्लिक्ट का सबब बन जाता है। मिसाल के तौर पे नाइजीरिया है। नाइजीरिया अफ्रीका के सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज में से एक है। सबसे ज़्यादा ऑयल वहाँ प्रोड्यूस होता है अफ्रीका में, बट नाइजीरिया कांस्टेंट केओस में रहने वाला कंट्री है। वेनेजुएला दुनिया के टॉप एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है, लेकिन वेनेजुएला एक कांस्टेंट केओस, इंस्टेबिलिटी का शिकार कंट्री है। और रिसेंटली आपने देखा जनवरी में किस तरीके से यूएस ने अटैक किया और अटैक करके उनके प्रेसिडेंट को किस तरीके से वो किडनैप करके ले गए। सिमिलरली पाकिस्तान में अगर हम अपनी बात करें तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान एक रिसोर्स रिच प्रोविंस है। कॉपर, गोल्ड, तरह तरह के वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स की चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन देख लें वहाँ पे सेपरेटिज्म, टेररिज्म की क्या सूरत हाल है। गवादर एज पोर्ट इज अ नेचुरल रिसोर्स, लेकिन क्या हाल है। तो ये कि समटाइम्स रिसोर्स, कुछ स्टेट्स का मसला होता है कि रिसोर्स है नहीं, कुछ स्टेट्स का मसला होता है कि रिसोर्स है लेकिन वो रिसोर्स इंस्टेबिलिटी का सबब बन गया बजाय इसके ग्रोथ का सबब बने। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इस स्टेटमेंट को अप्रेज करो। तो हम अग्री करेंगे इस स्टेटमेंट से कि हाँ यार ये बात तो ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। दूसरा, पाकिस्तान के लिए लेसन्स ड्रॉ करें। तो पाकिस्तान के लिए लेसन क्या हुआ कि भाई अगर नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल हों, उन नेचुरल रिसोर्सेज को गुड गवर्नेंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, रिफॉर्म्स, जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, इन चीज़ों के साथ अगर आप अपना उन नेचुरल रिसोर्स को ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो वो क्या बनेंगे, सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनेंगे। आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे सीसीआई है, आर्टिकल 150, सीसीआई आर्टिकल 153, फिर इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 172 जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से है। लेकिन आज भी बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े काबिल एहतराम हमारे सेनेटर्स हैं बलूचिस्तान से, वो लोग वो कहते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशंस जो है ना आर्टिकल 160 की, 172 की, आर्टिकल 172 की इंटरप्रिटेशंस में वहाँ पे जाके बड़ा मसला करते हैं लोग, पर्टिकुलरली जो फेडरल गवर्नमेंट है वो फॉर द सिंस 2010, सिंस द 18th अमेंडमेंट, वो उसकी इंटरप्रिटेशन में कुछ ना कुछ इनका आपस में इख्तलाफ है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान को उसमें रॉयल्टी में और उस तरह की चीज़ों में उतना शेयर नहीं मिल पा रहा। वट एवर इज़ द पोजिशन, ये बात उनकी करेक्ट है या नहीं है। अगेन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो किस लिए है, वहाँ पे लेके जाएं, उनके रिजर्वेशन सुने, एड्रेस करें। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आप जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, गुड गवर्नेंस, रिफॉर्म्स, जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूशन लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं करेंगे, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स नहीं करेंगे, तब तक वो रिसोर्स कर्स की सिचुएशन प्रिवेल करती रहेगी। सो ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था। अगर मैं कहूँ कि इस साल का सबसे खूबसूरत सवाल क्या था,
तो वो ये था। तो इसमें एग्जांपल्स हमारी कितनी ज़्यादा आ गई हमारे पास कि वेनेजुएला कितना, इट कुड हैव बीन वन ऑफ द richest states in the world, but दहाइयों लंबी उनकी क्या उसको कहते हैं, मैल गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट, उसका ये हाल है कि वो अपने ही एनर्जी रिजर्व से उतना फ़ायदा नहीं ले सके, अपने एनर्जी रिजर्व्स को दुनिया की मार्केट्स तक पहुंचा के वहाँ से उतनी वेल्थ जनरेट करके अपने लोगों के ऊपर नहीं लगा सके, लोगों की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सके। सेम गोज़ फॉर नाइजीरिया कि वो अपने पोटेंशियल से नीचे खेल रहे हैं। सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान जो कि पूरे रीजन का ट्रांजिट बन सकता था, आज तक नहीं बन पाया। हम एम्बुश बने हुए, हम ट्रांजिट नहीं बने हुए। तो ये सवाल इस तरीके से आपने इसको बिल्ड करना है। तो दिस इज़ हाउ इस साल के सारा पेपर जो था वो ऑलमोस्ट CSS 2026 वो सिचुएशनल पेपर था, उसको आपने सिचुएशनल एनालिसिस लगा के आपने इस तरीके से अटेम्प्ट करना है ना। दिस इज़ योर टास्क कि आपने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको इन्हीं लेंस के थ्रू, आपने प्रोग्रेसिव लेंस के थ्रू आपने डिकोड करना है और अटेम्प्ट करना है। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच।